तुरंत चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं एमराल्ड वाटरसाइड बेस पर हालत बहुत खराब थी, जबकि वर्कर्स शिन तियांग के एबिलिटीज के इनहेंसमेंट के साथ 10 दुश्मनों का सामना करने वाले वॉरियर्स बन गए थे। वो ज़ोंबीज के हमलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। हजारों भाइयों को खो देने के बाद शिन तियांग ने भी मजबूरन अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ रिट्रीट करने का फैसला किया। उसे पता चला कि ज़ोंबीज सिर्फ लिविंग बींग्स पर ही रुचि रखते हैं और उन्होंने कुछ समय तक जमीन के नीचे छुपने का फैसला किया, ज़ोंबीज के चले जाने का इंतजार करते हुए। तब वो बाहर निकल सकते थे। शेल्टर के डिफेंस लेवल बहुत ऊंची थी, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था कि बहुत सारे ज़ोंबीज भी अंडरग्राउंड उन्हें खतरे में डाल सके। इस मामले पर शिन तियांग ने जैंगी से सलाह भी ली थी, जिस पर जैंगी ने इस फैसले को समर्थन दिया था। ज़ोंबीज के साथ जान का खिलवाड़ करना बेकार होगा, उन्हें अपने पावर्स को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी था। इस बीच शेल्टर में नेक्स्ट चैनल गार्डन स्टेशन से ज़ोंबीज को साफ करने के बाद 10 दिन कोई ज़ोंबी या रैट होर्ड नहीं आई। अचानक यांग शिनशिन लैपटॉप पकड़कर चली गई। मुझे एक मिस्टीरियस ईमेल मिली है जैंगी, प्लीज इसे जरूर देखो। जैंगी ने हैरानी से कहा, अपोकलिप्स शुरू होने के बाद इतना समय हो गया है, कौन अभी ईमेल भेज रहा है? ईमेल खोलने पर उसने देखा रिवर साउथ डोमेन के चीफ ने हेवनली सी सिटी में कदम रखा है। आपको 2:30 बजे हेवनली सी सिटी के सेंट्रल बिल्डिंग में मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। इनवाइटेड लिस्ट में 4 बड़े बेसिस के लीडर्स और अनरैंक्ड जैंगी भी शामिल था। जैंगी की आंखें हैरानी से खुली। ये सच में रिवर साउथ डोमेन था जो 5 मिलिट्री रीजन्स में सबसे मजबूत था। याद रहे, पहले जैंगी ने वेस्ट माउंटेन बेस को हराने का जो काम किया था वो लार्जली रिवर साउथ डोमेन के मिसाइल्स की वजह से था। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिवर साउथ डोमेन चाहे तो वो हेवनली सी सिटी को एक झटके में मैप से मिटा सकते हैं। इस वजह से जैंगी को उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना था। लेकिन जैंगी अब भी शक से बोला, क्या ये किसी का मजाक है? ये कौन बेस कर सकता है? यांग शिनशिन ने सीरियस होकर कहा, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, ये ईमेल 100% रिवर साउथ डोमेन से है। मेरे इनक्रिप्टेड फायरवॉल की वजह से कोई भी मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे बिना कोई भी सीधा मेरे इनबॉक्स में मेल नहीं भेज सकता। ये ईमेल मेरे सरफेस फायरवॉल को बाईपास करके सीधा मेरे इनबॉक्स में आई है। सेंडर सिर्फ रिवर साउथ डोमेन ही हो सकता है। मेरे डिफेंसेस को तोड़ने के लिए 2 सिचुएशन है, एक तो कोई हैकर जो मुझसे ज्यादा स्किल्ड हो, या दूसरा कोई स्टेट एजेंसी जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस देश में मुझसे कोई ज्यादा स्किल्ड हैकर नहीं है, लेकिन कोई भी इतनी तेजी से मेरे नेटवर्क में नहीं घुस सकता बिना मेरी जानकारी के। इसीलिए इस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझना है कि उनका हमारे हेवनली सी सिटी आना अचानक क्यों हुआ है। मुझे लगता है ये ज़ोंबी क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। जैंगी अब भी घबराया हुआ था। अगर कोई नेशनल एजेंसी हमारे नेटवर्क को इतनी आसानी से तोड़ सकती है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे शेल्टर का नेटवर्क सुरक्षित नहीं है? यांग शिनशिन ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, ये सही बात नहीं है। शेल्टर को कंट्रोल करने वाला कोर नेटवर्क एक इंट्रानेट है जो एक इंडिपेंडेंट सर्वर का इस्तेमाल करता है। यानी चाहे कोई हैकर कितना भी स्किल्ड हो, वो एक कंप्यूटर में घुस नहीं सकता जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। जैंगी ने ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस की और सोचा वो शायद ज़ोंबीज के वेव्स की जांच करने आया है। आखिर ज़ोंबी वेव्स का आकार बढ़ रहा है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सिचुएशन बहुत पार हो सकता है। ये दूसरे शहर में जल्दी से फैल सकता है और अंत में एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन बना सकता है। यांग शिनशिन ने सपोर्ट किया। ईमेल से साफ है कि उन्हें हेवनली सी सिटी में प्रॉब्लम्स और पावर डायनामिक्स की काफी जानकारी है, इसीलिए उन्होंने हर लीडर को स्पेसिफिक इन्विटेशन दिया है। मुझे लगता है कि हमें इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए क्योंकि किसी मेजर मिलिट्री रीजन को बेकार में नाराज नहीं करना चाहिए। जैंगी दीवार घूरते हुए सोचने लगा। दूसरे बेसिस की नेटवर्क कैपेबिलिटीज को देखते हुए ये उनका ट्रैप होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हमें सबसे बुरा होने की तैयारी करनी चाहिए। जैंगी अब भी परेशान नहीं था। अपनी करंट पावर्स के साथ अगर वो सीधा लड़ाई नहीं जीत सकते तो बची कुची शक्ति से भाग जाने में केपेबल है। जैंगी ने सभी को लिविंग रूम में बुलाया और चुनले सुनने के बाद घबराते हुए कहा, हमने अभी ज़ोंबीज को भगा दिया, कुछ दिन तक शांति नहीं मिली और अब रिवर साउथ डोमेन आ रहा है। जैंगी ने रियोश्योर करते हुए कहा, ज्यादा परेशान मत हो, वो रिसोर्सेस लूटने नहीं आए हैं। हेवनली सी सिटी एक विकसित कोस्टल एरिया में मौजूद होने के बावजूद रिवर साउथ डोमेन के लिए यहाँ के सामान के रिजर्व्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। मेरी वॉलमार्ट वेयर हाउस के सप्लाईज भी उनके लिए इतने मायने नहीं रखते। आखिर रिवर साउथ डोमेन हमेशा से सबसे अमीर अर्बन एग्लोमरेशन रहा है और उनके लिए रिसोर्सेस कोई बड़ी समस्या नहीं है। चुनले कुछ हद तक तसल्ली महसूस करते हुए कहता है, हमने बस कुछ दिनों की शांति का मजा लिया है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ हो जो इस सिचुएशन को बदल दे। अंकल यू ने कहा, मुझे लगता है उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। रीजनल लीडर के रूप में रिवर साउथ डोमेन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके एरिया को ज़ोंबी से खतरा हो। लियांग यू ने इस पर विचार करते हुए सहमति दी। ज़ोंबी क्राइसिस के फैलने के साथ जबकि हमारा शेल्टर अब तक चेंज नहीं हुआ, कोई भी नहीं कह सकता कि बाद में क्या हो सकता है। अब जब एक बड़ा ऑफिसर इस प्रॉब्लम को संभालने आ रहा है तो ये अच्छा ही है। जैंगी ने हाँ में सर हिलाया। जब उन्होंने खास करके मेरा नाम लिया है तो मुझे जरूर जाना होगा। फिर वो यांग शिनशिन से कहता है, शिनशिन हमारे नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखो, जबकि हम उनकी पहचान कर चुके हैं, हमें ट्रैप होने की संभावना को बिल्कुल खत्म करना नहीं चाहिए। हम 2:30 बजे सेंट्रल बिल्डिंग में उससे मिलेंगे। इस दौरान हेवनली सी सिटी सेंट्रल बिल्डिंग पर एक कस्टम स्नो व्हीकल आई। एक समय का ग्रैंड सेंट्रल बिल्डिंग अब आधा बर्फ में ढका हुआ था, जिसमें जमीन के ऊपर का आधा भाग गहरी बर्फ से ढका हुआ था। उस पल एक लंबे बालों वाला आदमी इस सीन को देखते हुए बड़ी उदासी से बोला, यह क्या हो गया है? हमारी मीटिंग थोड़ी देर में है और ये गंदा सीन अच्छा नहीं लग रहा है। वूडी आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे इसे साफ करने दो। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ से एक गोल्डन एनर्जी वेव छोड़ा जो तुरंत बर्फ में एक बड़ा गड्ढा बना देता है।
इसके बाद वूडी बियान जुनवू के पास गए और आराम से कहता है, कैप्टन आप आगे बढ़िए। बियान जुनवू ने बेपरवाह रहकर बिना कुछ कहे बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाया। उनके पीछे डिप्टी कैप्टन बैली चैनक्विंग है। चैनक्विंग, वूडी और 2 वायरस एक्सपर्ट्स थे। इनमें से हर किसी की पावर्स बड़े बेसिस के बीच काफी ऊपर थी, खास करके कैप्टन बियान जुनवू की। ईमेल मिलने के बाद अदर बेसिस ने देर करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के लोग आए, जिन्हें जिया होंगलियान लीड कर रही थी, जबकि क्विंटिन बेस की रक्षा करने के लिए पीछे रह गया था। जब वो सेंट्रल बिल्डिंग पर पहुंचे तो उनकी नजर उस स्नो व्हीकल पर पड़ी। लगता है कि रीजन ने सिर्फ कुछ लोगों को ही भेजा है। जिया होंगलियान ने सोचा, मुझे पता है कि ज़ोंबी वेव कितना गंभीर है और मैंने सबवे के नीचे के भयानक सीन को देखा है। अब जब उनका तेल खत्म हो रहा है तो ये अच्छी बात है कि रीजन ने इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए लोग भेजे हैं। जब उन्होंने बिल्डिंग के सामने 10 मीटर तक बड़ी बर्फ से भरी रास्ते को देखा तो जिया होंगलियान ने बीच में ही कहा, ये ऐसा नहीं लगता कि किसी मशीन से खोदा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पंच किया हो। ये साफ है कि ये किसी म्यूटेंट का काम था। हेवनली सीसीटी का सबसे टॉप म्यूटेंट में से एक होने के नाते उन्होंने जाना कि ऐसा कुछ करना कोई एक पावरफुल म्यूटेंट ही कर सकता है। लगता है अंदर कुछ एक्सपर्ट्स हैं। जिया होंगलियान ने अपने ग्रुप को बिल्डिंग की तरफ ले जाते हुए कहा। जब वो नजदीक आए तो वूडी उन्हें रोक कर कहता है, अपने पोजीशंस बताओ। उन्होंने अपने हाथ को आराम से ही रखा था और उनकी टोन में हल्का सा घमंड था। उसके पीछे के सोल्जर्स को उन पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिया होंगलियान ने, जो बेचैन दिख रही थी, जवाब दिया, हम रेडियंट प्रोस्पेरिटी शेल्टर से हैं और मैं जिया होंगलियान रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की लीडर हूँ। ये सुनकर वूडी की टोन बहुत नॉर्मल हो गई। हेवनली सीसीटी क्रिमिनल पुलिस स्क्वाड की स्क्वाड लीडर, स्वागत है आपका। जिया होंगलियान ने इसे ऑनर माना, लेकिन इसी के साथ वो समझ गई कि उन्हें उनके बारे में काफी जानकारी है और वो तैयार थे। वूडी ने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन सिर्फ लीडर को। जिया होंगलियान ने इस तरह के बंदोबस्त को समझा और मना नहीं किया। उसने अपने सोल्जर्स को कहा, बाहर मेरा इंतजार करो। उस पल एक कैप्टन लेवल म्यूटेंट आगे बढ़ा और फुसफुसाते हुए बोला, बॉस संभल के रहना, शायद वो हमें धोखा दे रहे हैं। ये सुनकर जिया होंगलियान ने अपने गले को साफ किया, फिर विश्वास से वापस घूर कर कहा, अगर कोई धोखा है तो कोई भी मुझे यहाँ रोक नहीं सकता, अगर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो। ये बात वूडी को चेतावनी देने के लिए और अपने अधिकार को अपने सबऑर्डिनेट के सामने शो करने के लिए था। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के सभी लोगों की नजरों में जिया होंगलियान एक टॉप लेवल कॉम्बैटेंट थी, लेकिन जब उसने ये कहा तो उसने वूडी के चेहरे पर एक उल्टा नजर नहीं देखा। जिया होंगलियान के आने के कुछ देर बाद मॉर्निंग ड्यू बेस से वेदिंग हाई भी पहुंचा, जबकि वो अब जायंट शिप्स पर छुप रहे थे। उन्होंने अपने सबसे मजबूत डिप्टी चेन जुआन को भी साथ लाया, लेकिन वूडी ने उन्हें भी रोका, सिर्फ वेदिंग हाई को अंदर आने दिया। चेन जुआन इस पर खुश नहीं था। तुम ऐसे घमंड कर रहे हो, कौन जाने तुम अंदर क्या खेल खेल रहे हो, एक और इंसान को अंदर ले जाने से क्या होगा। वूडी ने पूरे समय एक घमंडी बिहेवियर रखा। चेन जुआन, जो खुद को हेवनली सीसीटी के टॉप लोगों में से समझता था, इस तरह की बात को सहने के लिए तैयार नहीं था। तुम रिवर साउथ डोमेन को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन ये हेवनली सीसीटी है और कोई भी हमें बस इसीलिए ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि वो यहाँ आए हैं। लेकिन वूडी ने उसकी बातें नहीं सुनी और हंसकर बोला, हम सिर्फ बेसिस के लीडर के साथ बात करते हैं, क्या तुम मॉर्निंग ड्यू बेस के बॉस हो। चेन जुआन के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वेदिंग हाई ने हंसी मजाक करते हुए कहा, जब हम सब प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं तो मैं अकेला अंदर जा सकता हूँ। फिर उसने चेन जुआन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यहाँ इंतजार करो। उसने चेन जुआन को खुद से एक चेतावनी दी, इस आदमी को हल्का मत लो, तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा। चेन जुआन सिर्फ मजबूरी से सर हिला रहा था। इस बर्फ भरे माहौल में वेदिंग हाई की आइस लॉर्ड की पावर्स बहुत इफेक्टिव थी, जो अटैक और डिफेंस दोनों में काफी आगे है। अगर वो अकेला भी जाता तो उनका बोझ नहीं होता, खासकर जब जिया होंगलियान पहले ही अंदर जा चुकी थी। उन्हें कमजोरी नहीं दिखानी थी। हालांकि चेन जुआन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, उसने बस सुनने का बहाना बनाकर अलग रहना पड़ा। ये सीन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के सोल्जर्स के लिए हंसने का मौका बना। जल्द ही जैंगी का स्नो व्हीकल भी वहाँ पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि रेडियंट प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू के लोग वहाँ मौजूद है तो जैंगी ने तुरंत एक हैंडगन निकालकर गाड़ी से बाहर कदम रखा, जो तुरंत माहौल को टेंस बना देता है। सबने पिछले जगहों में जैंगी की टीम के भयानक पावर को देखा था, इसीलिए उन्हें देखकर वो लोग थोड़ा पीछे हट गए। उन्हें रास्ता देते हुए जैंगी और उसकी टीम एंट्रेंस की तरफ आराम से आगे बढ़ गई, ये जानते हुए कि अगर वो चाहे तो किसी को भी मार सकते हैं। जब जैंगी ने वूडी को देखा तो उसने उन्हें बुलाया, तुम जरूर जैंगी हो, सिर्फ तुम अंदर आ सकते हो, बाकी सबको बाहर रहना पड़ेगा। जैंगी ने हाथ फैलाकर कहा, कोई बात नहीं। जब उन्होंने देखा कि 2 बड़े बेसेस के लोगों को बाहर रखा गया है तो जैंगी समझ गया कि ये उन्हें भी करना होगा। वूडी ने जैंगी में कुछ खास रुचि दिखाई। वो मीटिंग रूम में पहुंचे तो जैंगी तुरंत आगे की सीट पर बैठा। उसने देखा कि एक ग्रे कोट पहनने वाला मिडिल एज आदमी जो सनग्लासेस पहने हुए था, अंधेरे में भी। जैंगी ने मजाक में सोचा, अंदर सनग्लासेस पहनना क्या ये अंधा है। बैठने के बाद जैंगी ने अपना परिचय दिया, मैं जैंगी हूँ, क्या आप बता सकते हैं आप कौन है। जैंगी के अपना परिचय देने पर बियान जुनवू ने अपना घमंड थोड़ा कम किया और कहा, मैं बियान जुनवू हूँ, रिवर साउथ डोमेन से अपॉइंटेड किया गया आदमी जो ज़ोंबी वेव का जांच कर रहा है। फिर जैंगी स्माइल करते हुए कहता है, तो आप मिस्टर बियान हैं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, तभी
तभी मीटिंग रूम का दरवाजा फिर से खुला और जिंग तियान मुस्कुराते हुए अंदर आया। जैंगी के पास बैठते हुए कहने लगा, हम एमराल्ड वाटर साइड बेस से हैं, थोड़ा देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। जिंग तियान ने बैठते ही जैंगी से बात करना शुरू किया। पुराने दोस्त, तुम्हारा हाल कैसा है? वो काउंटलेस ज़ोंबीज और बड़े चूहे हमें काफी मुश्किल में डाल रहे हैं। जैंगी ने स्माइल करते हुए कहा, हमारी भी वही स्थिति है, वो हर दिन हमें परेशान करते हैं। मैं लगभग परेशान हो गया हूँ। गहरी सांस लेते हुए जैंगी ने जोर दिया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मेरा शेल्टर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ये सुनते ही 3 बड़े बेसेस के लीडर के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देती है। तो सबका हाल खराब है। स्नो वर्शिप सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव जेंगी जियान आखिरकार आ गया। उसका आना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। जेंगी जियान ने बियान जुनवू को नमस्ते किया। जब वो सब लोग आ गए तो बियान जुनवू ने अपने हाथ चलाए, अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छा, सब समय पर आए हैं। बियान जुनवू ने सभी को एक सीरियस फेस के साथ देखा और कहा, हेवनली सी सिटी में एक भयानक ज़ोंबी क्राइसिस फैल चुका है। लोकल पावर्स के रूप में आप पर इसकी जिम्मेदारी है। क्या आपको याद नहीं कि इन शेल्टर्स को एस्टैब्लिश करने का असल मकसद क्या था? मैं स्नो वर्शिप सेक्ट का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप चारों ने या तो देश के शेल्टर्स पर कब्जा किया है या उनके रिसोर्सेज पर। शहर के शेल्टर्स का इस्तेमाल क्राइसिस के समय ऑर्डर बनाए रखने के लिए होता है। आपके पास सबसे फायदेमंद रिसोर्सेज हैं, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, जो पूरे शहर के साथ धोखा है। तभी वेदिंग हाई ने कहा, मिस्टर बियांग, आपको हमारी सिचुएशन समझे बिना बातें नहीं करनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि हम हेवनली सी सिटी का ऑर्डर बनाए रखना नहीं चाहते? इस बार अचानक के ज़ोंबी होड़ के साथ जो थोड़ी बहुत ताकत हमारे पास है, वो उनके हमले को नहीं संभाल सकती। न ही हम इसे सुलझा सकते हैं। हमारे पास ना तो अच्छे हथियार है और न ही रिवर साउथ डोमेन की तरह इलाइट फौज। हम सिर्फ अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बियान जुनू की हंसी से सब लोग हैरान हो गए जब उसने कहा, अपनी इनकेपेबिलिटी के लिए बहाने बनाना बंद करो। अगर आप ये मानते हो कि आप इस संकट का सामना करने में केपेबल नहीं हो, तो अब से आपको सिर्फ मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। मैं इस ज़ोंबी क्राइसिस की निगरानी करूंगा और आपको बिना किसी शर्त के साथ देना होगा। ये शब्द सुनते ही सब लोगों के चेहरे पर घबराहट छा गई। जैंगी भी थोड़ा टेंस हो गया, क्योंकि किसी और के ऑर्डर्स को बिना किसी शर्तों के फॉलो करना वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जेंगी जियान ने जल्दी से कहा, हमारा स्नो वर्शिप सेक्ट ऐसे ऑर्डर्स को नहीं मान सकता। जिंग तियान भी बोला, इस समय जब रिवर साउथ डोमेन ने सिर्फ आप लोगों को भेजा है और आप बस सबको ऑर्डर्स देना चाहते हैं, आप हमें क्या समझते हैं, अपने गाड़ी के जानवर? जिया होंगलियन ने भी ऐड किया, जब तक आप कोई बड़े फोर्सेस नहीं भेजते हमारी हेल्प के लिए, तो ये सब भूल जाइए। सभी बेसिस के लीडर समझदार थे, वो आसानी से अपने लीडरशिप नहीं छोड़ते, खास करके जब सिर्फ 5 लोग ही आए थे और उनकी करंट पावर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बियान जुनहू ने हंसी मजाक में बोला, तो आप कह रहे हो कि मैं केपेबल नहीं हूँ? आपके पास खुद इस समस्या को हल करने की ताकत नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं लीड ना करूँ? तो इसका मतलब आप असल में ज़ोंबी क्राइसिस को सुलझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। बियान जुनहू ने टेबल पर जोर से ठोकर मारकर कहा, मत भूलो कि ये शेल्टर आपके नहीं है। रिवर साउथ डोमेन इन्हें कभी भी वापस ले सकती है। उसने फिर से कहा, आप लोग तो हेवनली सी सिटी की रक्षा भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं और ज़ोंबी क्राइसिस से आसपास के शहरों पर असर होने लगा है, फिर भी आप अपने छोटे से एरिया पर चिपके रहे। बियान जुनहू ने फिर से टेबल पर ठोकर मारकर गुस्सा दिखाया, ये मत भूलो, हेवनली सी सिटी सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है। रिवर साउथ डोमेन अब भी मौजूद है और रिवर साउथ अथॉरिटी का लास्ट कमांड सेंटर अब भी रिवर साउथ डोमेन के पास है। बियान जुनहू ने अपनी कुर्सी से उठकर फिर थोड़े नॉर्मल होकर उन्हें देखा और कहा, आपको समझना होगा, अब समय नहीं है कि हम पावर और फायदे के लिए लड़ें, अब समय है कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान करें। मैं रिवर साउथ डोमेन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो रिवर साउथ डोमेन की इच्छा है। आप हमारा साथ देने से मना कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। जैंगी ने सोचा कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आखिरकार वो सिर्फ कुछ लोग ही थे और अगर उन्होंने कमांड संभाल ली तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस कुछ इनिशिएटिव खो देने की बात थी। तभी जिया होंगलियन ने मजाक में कहा, क्या तुम्हें लगता है हम डर गए? अगर हम ऑर्डर्स न माने तो क्या आपके पास फौज भेजने की तैयारी है हमें खत्म करने के लिए? बियान जुनहू ने जिया होंगलियन की तरफ देखा और कहा, लगता है तुमने इस सिचुएशन के सीरियसनेस को नहीं समझा है। मुझे सच बताना है, ऊपर से मुझे आदेश मिले हैं। पहला तो ये कि लोकल बेसिस के साथ मिलकर ज़ोंबी क्राइसिस को सुलझाना है ताकि सिचुएशन और ना बिगड़े और दूसरे शहरों तक ना पहुंचे। दूसरा, आपको ध्यान से सुनना है, अगर सिचुएशन हाथ से निकल गई तो। तभी बियान जुनहू अचानक से रुक गया और धीरे से बैठ गया। हम पूरे हेवनली सी सिटी को छोड़ सकते हैं, ये सिर्फ कुछ मिसाइल्स की बात है। रिवर साउथ डोमेन के पास ये करने की पावर्स भी है। ये सुनते ही जैंगी ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा बहुत सीरियस हो गया। उसने भी इस ऑप्शन के बारे में सोचा था कि अगर ज़ोंबी क्राइसिस बाहर फैलता है तो हेवनली सी सिटी को सीधा उड़ा देना रिवर साउथ डोमेन के लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा और ये एक भयानक परिणाम होगा जैंगी के लिए भी। बाकी लोगों ने भी इस बात को समझा, उन्हें खत्म करना सिर्फ कुछ बटन दबाने की बात थी रिवर साउथ डोमेन के लिए, जो बहुत आसान था। अचानक सब लोग चुप हो गए। जिया होंगलियन जो काफी जज्बात में थी, अब आगे और कुछ नहीं कर सकती थी। बियान जुनहू ने आगे कहा, अगर ऐसा है तो अब से सभी लोकल फोर्सेस को मेरे ऑर्डर्स को बिना किसी शर्त के फॉलो करना होगा। उनके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन इस समय रिवर साउथ डोमेन के खिलाफ होना कोई सॉल्यूशन नहीं था। तभी जैंगी ने कहा, हमारी टीम आपके एक्शंस को बिना किसी शर्त के सपोर्ट करेगी, लेकिन जैसा आपने कहा आपको यहाँ आना पड़ा क्योंकि हमारी लोकल फोर्सेस इस संकट को सुलझाने में असमर्थ थी, लेकिन अगर हम खुद ही इसे सुलझा लेते हैं तो हमें आपको परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए।
जिया होंगियान ने मजाक में कहा, तुम इस समय ऐसी बातें कर रहे हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे शेल्टर में कुछ लोग हैं जो इतने बड़े ज़ोंबीज और चूहों के होर्ड्स का सामना कर सकते हैं? बच्चे, अपना मजाक मत बनाओ। वेडिंग हाई ने भी कुछ टिप्पणी की, बच्चे वैसे वादे मत करो जो तुम नहीं पूरा कर सकते। अगर तुम सच में कुछ कहना चाहते हो तो कुछ सोच समझ कर बोलो। जिंग टियान ने भी जैंगी से कहा, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें ज्यादा परेशानी है और तुम्हारा शेल्टर भी मुश्किल से संभल रहा है? ऐसे बेकार के वादों से कुछ नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि मिस्टर डियांग की ऑर्डर्स को मान लो।